Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 8th of August 2025. तो गाइज आज है तारीख 8 अगस्त 2025 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है जॉर्जिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के आर्टिकल कुछ ऐसे शानदार आर्टिकल्स हैं ना, जहां से यूपीएससी ने क्वेश्चंस भर भर के पूछे हुए हैं और मैं उस पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देने वाला हूं। ये लेक्चर इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर एक आर्टिकल के बाद में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लीजिएगा, क्योंकि उस टेस्ट को देने से आपका कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होगा, मेमोरी पावर इंप्रूव होगा और एट द लास्ट आप उन टॉपिक की इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रख पाएंगे। और डेली बेसिस पे क्वेश्चन लगाने से दिमाग जो है ना, वो उस चीज़ के प्रति ज़्यादा हैबिचुअल हो जाएगा। तो एग्जाम में बैठोगे तो आपके दिमाग को पता है, क्योंकि वो काम आप डेली कर रहे हैं, डेली आप 5 से 10 क्वेश्चन लगा रहे हैं डेली बेसिस पे। कोई लास्ट में केवल मॉक टेस्ट लेकर नहीं बैठे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, डेली टेस्ट लगा रहे हैं। आप अपने माइंड को उस तरीके से लेकर चल रहे हैं। एग्जाम में इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वही कॉन्फिडेंस आपको बाकी सारे लोगों के कंपैरिजन में आगे लेकर जाएगा। ठीक है, तो सेशन को देखिए, पहला आर्टिकल देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, दूसरा आर्टिकल पढ़िए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तीसरा आर्टिकल पढ़िए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अपना स्कोर लिख कर जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में। पता चलेगा यहाँ पर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का जो पहला टॉपिक है ये है बहुत काम का। तो आज का द हिंदू न्यूज़पेपर डेली एडिशन देखोगे तो आपको सीधा जंप करना है आज के अखबार के बिल्कुल आखिरी वाले पेज पर, साइंस वाले पेज पर, क्योंकि काम काम की इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि आपके न्यूज़पेपर में ना बहुत सारी फालतू इन्फॉर्मेशन भी है। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप ये पता कर पाएंगे कि मुझको न्यूज़पेपर में से क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो फिर पढ़ने लग जाओगे तो इतने सारे इंटरेस्टिंग है ना और मसालेदार आर्टिकल जो हैं आपका टाइम वेस्ट करेंगे। कई बार एडिटोरियल भी ऐसे ही होते हैं, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। साइंस वाले पेज पर ये जो आर्टिकल है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा काम का है, ध्यान से सुनिएगा। ये टॉपिक आपका जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जीएस पेपर नंबर 1 2 3 तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ये मैटर क्या है, ज़रा इसको समझ लेना। यहाँ पे बात हो रही है कैसे जो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन है, जो ज़मीन के नीचे पानी प्रेजेंट है, उसमें लगातार जो टॉक्सिसिटी है या फिर कह सकते हैं केमिकल्स हैं, वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। उन केमिकल्स की बढ़ने की वजह से आज देश में काफ़ी सारे लोग अलग अलग प्रकार की बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं। वो कौन कौन से केमिकल हैं जो हमारे पानी को बर्बाद कर रहे हैं, उन केमिकल्स के नाम इस आर्टिकल में डीपली एक्सप्लेन करे गए हैं। उनका इम्पैक्ट क्या है वो एक्सप्लेन किया गया है। भारत में जो ग्राउंड वाटर है ये डेथ जोन्स की साइड में भी बढ़ते चले जा रहा है, यानी बहुत सारी जगह पे ग्राउंड वाटर ऐसा है अगर उसको कंज्यूम कर लिया तो उससे एक इंसान की मृत्यु तक हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर में आर्सेनिक एक्सपोजर, हैवी मेटल्स, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। ये आर्टिकल आप पढ़ोगे ना, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा भी लगेगा और लगेगा यार क्या क्या पढ़ें। ठीक है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है। परेशान मत हो, आर्टिकल और नोट्स सब कुछ मैं आपके बनवाने वाला हूं। तो यहां पर आप देखिए, पहला आर्टिकल तो आपने देख लिया क्या है, क्या डिस्कस हमें करना है। ठीक है, ये मैंने आपका न्यूज़ आर्टिकल भी लगा दिया इस पीडीएफ के अंदर में। ये शानदार सा पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा ये वाला आर्टिकल डिस्कस करने के बाद। तो हमारे न्यूज़ के अंदर में क्या मेंशन किया गया है, मेंशन किया गया है कि जो ग्राउंड वाटर है आज के समय आप देखोगे ये पानी कहाँ पर प्रेजेंट है, जो हमारे इस ज़मीन के नीचे पानी प्रेजेंट है ना, उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब सिंपल सा एक और क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, क्या ज़मीन के नीचे कोई झील है, क्या ज़मीन के नीचे कोई नदी है? नहीं, जमीन के नीचे कोई झील या नदी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है एक्वीफर का, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कोई जो एक्वीफर है ना, ये अंडरग्राउंड रिवर या लेक नहीं है। एक्वीफर मतलब होता है यहाँ पर ये एक रॉक की बॉडी है, रॉक का बॉडी स्ट्रक्चर, छोटी छोटी यहाँ पर कंकड़ के टुकड़े हैं। ठीक है, आपको डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे ज़मीन के नीचे, है ना। रेता है, ग्रेवल है, क्ले है। तो जो रेता है, ग्रेवल है, क्ले है, इन सब की कैपेसिटी जो है ना पानी को स्टोर करने की वो बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं ये परमीबियल मटेरियल है। परमीबियल मतलब यहाँ पर ये जो पानी है इसके अंदर जाता है डिटेल से, और पानी वो बिल्कुल उसके अंदर से गहराई से सैंड से ग्रेवल, ग्रेवल से क्ले, और इसमें पानी स्टोर होता रहता है। बरसात होती है वो पानी हमारा यहाँ पे चला गया, ज़मीन के नीचे चला गया। अब क्या होता है, जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं तो हैंडपंप का मेन पर्पज़ क्या होता है? इस हैंडपंप का मेन पर्पज़ यही होता है इसी पानी को ज़मीन के नीचे से निकालना। ठीक है, आपने यहाँ पर हैंडपंप लगाया है तो वो जो पानी आ रहा है वो यही ग्राउंड वाटर है तो जो ऊपर आ रहा है। फिर कई बार हम खेतों की सिंचाई के लिए इस ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन करते हैं, पंप्स लगाते हैं, या आपने देखा होगा खेतों में मोटर पंप लगी हुई होती हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे से पानी को खींच रहे होते हैं, उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। समझ गए? तो आज अगर आप लोग सिनारियो देखोगे ग्राउंड वाटर का तो 85% रूरल ड्रिंकिंग वाटर है। हमारे शहरों के अंदर 85% के आसपास जो पीने का पानी है वो ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंडेंट है, इसी का हम यूज़ कर रहे हैं। और आज हमारे देश में आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर कितना बड़ा सेक्टर है, और इस एग्रीकल्चर सेक्टर में 65% 65% इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए हम लोग जो ये पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हमारा ग्राउंड वाटर से ही आ रहा है। भले ही हमारे पास में कितनी सारी नदियां क्यों ना हो, हमारे देश में एक मॉनसून सीजन आता है, भारी बारिश होती है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी हम ग्राउंड वाटर पे ही क्यों डिपेंडेंट है? नदियों का पानी यूज़ नहीं कर सकते क्या? तो ग्राउंड वाटर पे इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि कई बार हम मानते हैं ग्राउंड वाटर ज़्यादा सेफ होता है ना? जो हमारे ऊपर नदियाँ बह रही हैं ज़मीन के ऊपर में, या फिर कोई और झील है, ये ज़्यादा पॉल्यूटेड है ना? ऐसा हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो इसलिए सोचते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है ज़मीन के नीचे, ये ज़्यादा साफ़ सुथरा है, ज़्यादा सेफ है, तो उसका कंजम्पशन ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ रहे हैं? इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, या तो कुआँ बनवा लेते हैं, या फिर हैंड पंप्स लग जाते हैं, या पंप्स लगवाए जाते हैं तो उस ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए। लेकिन अब ये सिनारियो बदल चुका है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ज़मीन के नीचे का पानी, यानी जो ज़मीन के ऊपर यहाँ पे झील नदियाँ हैं, वो तो हम प्रदूषित कर ही रहे हैं। नीचे आज जो ज़मीन के नीचे ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है वो भी धीरे धीरे करके प्रदूषित हो चले जा रहा है, पॉल्यूटेड होता चले जा रहा है। और ये जो पॉल्यूशन है ये और भी ज़्यादा डेंजरस है, यानी टॉक्सिक है, जहरीला है। और अगर इसके कांटेक्ट में लगातार इंसान आते चले गए तो एक इंसान की जान भी जा सकती है। और इसी मैंने आपको बताया ग्राउंड वाटर के अंदर में ये प्रदूषण बढ़ जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। ध्यान में रखिएगा। तो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन कब होता है? जब बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स, जहरीले केमिकल्स, हैवी मेटल में जैसे लेड, मरकरी जैसे मेटल्स हो गए, ठीक है, या इंडस्ट्री का जो भी वेस्ट निकल कर आ रहा है, या कोई भी गंदा पानी निकल कर आ रहा है, या कोई और नेचुरल मिनरल्स जो हमारे मिट्टी में प्रेजेंट हैं, ये सब चीज़ें जब हमारे पानी के अंदर मिलना शुरू हो जाती हैं, स्पेशली ग्राउंड वाटर के अंदर मिलना शुरू हो जाती हैं, दैट मीन्स उसको हम लोग ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन कहते हैं। ये सारे के सारे जो हैवी मेटल्स हैं, या जितनी भी चीज़ें या जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स इसमें मिल रहे हैं, ये पानी को अनसेफ बना देते हैं। जो हम शुरू से सोचते आते हैं ग्राउंड वाटर ज़्यादा सेफ है एज़ कम्पेयर टू द रिवर्स और लेक्स का वाटर, ऐसा यहाँ पर सब कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, ये सब टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से ग्राउंड वाटर और भी ज़्यादा अनसेफ बन चुका है, और भी ज़्यादा टॉक्सिक बन चुका है। नाउ क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है, सर ऊपर तो समझ में आता है हम प्रदूषण कर रहे हैं नदियों में, ये ज़मीन के नीचे पानी में प्रदूषण कैसे फैल रहा है, ये उसमें कैसे केमिकल्स मिल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। वो केमिकल्स आ कहाँ से रहा है, उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो ये सोर्सेज पढ़ के जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सोर्स है हमारा दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर। जब हम लोग खेती करते हैं तो उसमें सिंचाई भी करते हैं। सिंचाई करने के साथ साथ जब खेती में फसल उगाई जाती है तो हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, है ना, खाद का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार खाद का ओवर यूज़ कर दिया जाता है। ओवर यूज़ करने की वजह से उस खाद के अंदर जो नाइट्रेट या फॉस्फेट प्रेजेंट है दोस्तों, वो हमारे ज़मीन के नीचे जाएगा, और वो ज़मीन के नीचे जाने के बाद ग्राउंड वाटर में मिक्स होगा, और ये नाइट्रेट फॉस्फेट हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उसी तरीके से इंडस्ट्री से बहुत सारा गंदा पानी रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, जो हमारी पेपर या शुगर मिल होती हैं, चीनी की मिल होती हैं, जहाँ पेपर बनता है, वो वाली फैक्ट्रीज हो गई, वहाँ से हैवी मेटल्स और बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। वो पानी में मिक्स होकर सीधा ग्राउंड वाटर में जा रहे हैं, ग्राउंड वाटर में मिक्स हो रहे हैं। तो ये तो मेजर दो सोर्स हो गए। फिर तीसरा सोर्स मैंने आपको बताया नेचुरल मिनरल्स भी यहाँ पर एक मेजर कारण है ग्राउंड वाटर कंटैमिनेशन का। जो नेचुरल सोर्सेस हैं इसको हम लोग जियोजेनिक सोर्स भी कहते हैं, इसको लिख लीजिएगा, बहुत काम का है। नेचुरल सोर्स जैसे जैसे हमारा आर्सेनिक हो गया, फ्लोराइड हो गया, यूरेनियम हो गया। अब ये आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे मिनरल के फॉर्म में, खनिज पदार्थ के फॉर्म में ज़मीन के नीचे प्रेजेंट है। आपको पता भी है यूरेनियम को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। तो यूरेनियम हमें पहले रॉकी फॉर्म में मिलता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, एनरिचमेंट किया जाता है प्योर यूरेनियम बनाने के लिए।
तो आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है नीचे। लेकिन हो क्या रहा है, हम कई बार ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारी जो नीड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आज हम लोग अपने खेतों के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने देश का सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। तो जितना ज़्यादा ओवर एक्सट्रैक्शन होगा, यानी उतने ज़्यादा ग्राउंड वाटर में चेंजेस हो रहे होंगे। जितना ज़्यादा आप ग्राउंड वाटर को मूव करवाओगे, ये आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम उसमें मिक्स होता चले जाएगा, जो ऑलरेडी नेचुरली उसमें प्रेजेंट है, हमारी मिट्टी में प्रेजेंट है, सैंड में प्रेजेंट है। तो वो सब क्या होगा, वो सब मिक्स होता चला जाएगा। जब ये मिक्स होगा तो इससे क्या होगा दोस्तों, अगेन ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होगा। फिर लास्ट में जो सेप्टिक टैंक का पानी है या जो सीवेज से गंदा पानी निकल रहा है, इसमें बैक्टीरिया, वायरस प्रेजेंट है, ये भी धीरे धीरे करके सीधा ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है। तो ये हमारे मेजर सोर्सेज हैं जिसकी वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो लगातार कंटेमिनेट हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। तो सर अगर कंटेमिनेट हो रहा है तो इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है, जिसको हम आज तक सेफ समझ रहे थे वो ज़्यादा टॉक्सिक बनता चले जा रहा है। अगर यहाँ पे हम नहीं रुके तो सिनारियो आने वाले समय पर बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। इसके भयंकर लेवल पर हेल्थ इफेक्ट्स पड़ेंगे अगर कोई सीधा इसी ग्राउंड वाटर को कंज्यूम कर लेता है तो। हेल्थ इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, इस ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड भी मिलता है ना, फ्लोराइड प्रेजेंट होता है। तो पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फ्लोराइड की एक सेफ लिमिट सेट कर रखी है। अगर इस लिमिट से ज़्यादा फ्लोराइड बॉडी में चला जाए तो समस्या क्या होगी, हमारी हड्डियां सारी कमज़ोर हो जाएंगी। तो वो जो पानी, ग्राउंड वाटर हम लोग पी रहे हैं, उससे हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, जॉइंट्स के अंदर पेन शुरू हो जाएगा, जो हड्डियां हैं उनका शेप चेंज हो जाएगा, बच्चों की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, रुक जाएगी, बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा, हाइट नहीं बढ़ रही, स्टंटेड वाले सिनेरियोज में आ जाएगा। और बताया जाता है, फैक्ट यह है, 66 मिलियन लोग अफेक्टेड हैं लगभग हमारे देश के 230 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि इस ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड प्रेजेंट हो चुका है। और वो कौन कौन से राज्य हैं जहां के ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड ज़्यादा है? तो वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश में पाया गया है। दूसरी चीज़ जो इस आर्टिकल में मेंशन की गई है, ग्राउंड वाटर के लिए प्रॉब्लम है, मोटा मोटा लिख लेना इसके बारे में कि फ्लोराइड है और फ्लोराइड की वजह से क्या होता है बॉडी में। ठीक है, ये चीज़ें लिख लेना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दूसरा, यहाँ पे आप देख पाओगे आर्सेनिक आज ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट है। आर्सेनिक की भी एक सेफ लिमिट है, लेकिन उस सेफ लिमिट से वो बढ़ता चले जा रहा है। और अगर वो लिमिट क्रॉस होगी, किसी भी चीज़ की लिमिट क्रॉस होगी, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक ही साबित होगा। तो ये आर्सेनिक आज गैंगेटिक बेल्ट में देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम वाले रीजन में। इसका इफेक्ट क्या है? अगर बॉडी में आर्सेनिक की संख्या बढ़ जाए तो इससे स्किन के ऊपर में छाले पड़ने लगते हैं, कैंसर हो सकता है एक इंसान को, स्किन कैंसर, लिवर कैंसर, लंग्स कैंसर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आर्सेनिक की वजह से ये सब कुछ होता है, इसको भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड वाटर में ये प्रेजेंट है। फिर उसके बाद दोस्तों तीसरी जो चीज़ आ रही है वो है यहाँ पर नाइट्रेट। अब ये नाइट्रेट कहाँ पर है? हमारे मेन फर्टिलाइजर्स के अंदर में, जो खाद हम लोग खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं या सेप्टिक टैंक्स जो लीक कर रहे हैं, उनसे जो ये पानी, बैक्टीरिया, ये नाइट्रेट सब पहुँच रहा है हमारे ग्राउंड वाटर में। और ये पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका वाले ग्राउंड वाटर में ज़्यादा पाया जा रहा है नाइट्रेट। नाइट्रेट का इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की एक सबसे बड़ी समस्या। बच्चों के अंदर, जो बच्चे स्पेशली 5 साल से कम उम्र में हैं, उनमें ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इससे मृत्यु तक हो सकती है। फिर नाइट्रेट के बाद जो चौथी आप कह सकते हैं मेन पोल्यूटेंट है आज के समय पर, वो है यूरेनियम। यूरेनियम की भी एक सेफ लिमिट होती है दोस्तों। आप देखोगे पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, यहाँ सभी जगह में यूरेनियम की संख्या ज़्यादा है ग्राउंड वाटर में। और यूरेनियम की लिमिट अगर बॉडी में बढ़ जाती है, दैट मीन्स इससे किडनी डैमेज होगा, बोन डिसऑर्डर्स होगा, ऑर्गन फेलियर्स होंगे, बॉडी में जो ऑर्गन्स है वो सारे फेल हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो अभी स्टडी बताती है 66% सैंपल्स जितने भी यहाँ पर पाए गए हैं वो सब अनसेफ हैं। अनसेफ मतलब वो पीने के लिए योग्य नहीं था, ऐसे भी सैंपल्स इकट्ठे करे गए हैं। तो सिचुएशन डिफरेंट है ग्राउंड वाटर के मामले में। फिर पांचवी चीज़ जो ग्राउंड वाटर में हमको मिल रही है वो है ढेर सारे हैवी मेटल्स। नाउ हैवी मेटल्स के अंदर आपका लेड भी है, मरकरी भी है, क्रोमियम भी है और कैडमियम भी है। ये 4 इंपॉर्टेंट मेटल्स आपको, हैवी मेटल्स देखने को मिलेंगे जिनकी संख्या ग्राउंड वाटर में बढ़ रही है। और अगर ये संख्या बढ़ेगी, फॉर एग्जाम्पल लेड जैसे बॉडी में बढ़ेगा, तो इससे ब्रेन डिसऑर्डर्स शुरू हो जाएंगे, बच्चों में सीधा दिमाग बर्बाद हो जाएगा, कैंसर या इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो सकता है। इवन आपने देखा होगा बॉडी में जब लेड बढ़ता है या लेड की संख्या बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं लेड पॉइजनिंग का केस। और अगर बॉडी में किसी भी बॉडी की लेड पॉइजनिंग हो जाती है यानी उसका IQ लेवल कम हो जाएगा,
उसके बॉडी में जो एनीमिया है वो देखने को मिलेगा, यानी आयरन लेवल कम हो जाएगा। बॉडी के हड्डियां वगैरह बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगी, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, ब्रेन कमज़ोर हो जाएगा, दिमाग उसको जिस कह सकते हैं ना, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं, याद रखने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, सुनने की पावर कम हो जाती है, किडनीज डैमेज हो जाती हैं। ये सब कुछ होता है हैवी मेटल्स की वजह से। तो ये हैवी मेटल्स भी आजकल ग्राउंड वाटर में देखने को मिल रहे हैं। फिर जो पांचवी या वो सॉरी छठी चीज़ है, जो मेन चीज़ है, वो है पैथोजेंस फ्रॉम सीवेज। मैंने आपको बताया जो सेप्टिक टैंक्स आज के समय पर प्रेजेंट है, गटर वाले टैंक्स प्रेजेंट है, उनमें से लीकेज होता है, वो पानी सीधा ग्राउंड वाटर में जाता है और उससे भी ढेर सारी बीमारियां आज के समय पर फैल रही हैं देश में। तो ये सब किस चीज़ के पीछे का रीज़न है? ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन के पीछे का, कि हाँ ये ग्राउंड वाटर का सिनेरियो आज हमारे देश में है। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्राइसिस आज ये बिलोंग क्यों कर रहा है, या ये जो क्राइसिस आज भी चल रहा है, रीज़न क्या है? क्या गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर रही? कौन कौन से पॉलिसी फेलियर्स हो रहे हैं? तो प्रॉब्लम यह है, राइटर ने खुद डिस्कस किया इस आर्टिकल में। पहली चीज़ है वीक लॉज। आज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 ये लॉ देखने को मिलेगा। ये सरफेस वाटर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ग्राउंड वाटर पे फोकस करने के लिए हमारे पास में कोई लॉ है ही नहीं। इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइंस वगैरह हम लेकर आ सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइंस तो तब लेकर आएंगे ना जब ग्राउंड वाटर को सेव करने के लिए कोई नियम होगा हमारे देश में। तो उसके लिए कोई लॉ है ही नहीं, तो कोई ध्यान भी नहीं देता। उसके अलावा आज बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो प्रदूषण को रोकने की बात करती हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड हो गया, उसके अलावा सीपीसीबी, एसपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये सारी बॉडीज़ हैं। तो ये सब बॉडीज़ हैं तो सही, ये एक दूसरे के ऊपर काम डाल देती हैं और अपना कोऑर्डिनेशन मेंटेन ही नहीं है कि हाँ चलो साथ में मिलकर काम करते हैं, इस मुद्दे को उठाते हैं। नहीं, आप कर लो, ये मामला ऐसे ही टलता रहता है। फिर एट द लास्ट प्रॉब्लम है पुअर मॉनिटरिंग। कोई भी रियल टाइम वाटर क्वालिटी डेटा नहीं है हमारे पास में कि कंटेमिनेशन किस लेवल पर हो रहा है। जब किसी को बीमारी हो जाती है तब पता चलता है गंदा पानी पीने की वजह से ये हुआ है। तब देखते हैं कि हाँ ग्राउंड वाटर में आपके एरिया में ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के केमिकल्स मिक्स हो चुके हैं। फिर एक और प्रॉब्लम आज के समय पर है, वो है ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। आज हम लोग बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ पे ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर ज़्यादा निकाला जा रहा है, जिससे वाटर टेबल और ज़्यादा लो हो जाता है। इसमें ज़्यादा टॉक्सिन्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप ग्राउंड वाटर के अंदर में ज़्यादा चेंजेस करेंगे या ज़्यादा मूवमेंट करेंगे। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूपी, उसके अलावा मध्य प्रदेश एंड ओडिशा में देखने को मिलती है, अलग अलग रीज़न की वजह से, क्योंकि यहाँ पर 10-10 हज़ार लोग बीमार पड़े हैं केवल और केवल ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन की वजह से। ये जो ऊपर टेबल है ना, उसको आप एज ए एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस के पेपर में या एसए के पेपर में। एट द लास्ट यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में एक बात और बोली गई है, सर इसके पीछे सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट क्या है, रिफॉर्म्स क्या है? पहली चीज़, आपके पास में जो वाटर एक्ट है 1974 का, जिस एक्ट की हम बात कर रहे थे, सही से लागू नहीं हो रहा, उसमें अमेंडमेंट करो, उसके अंदर चेंजेस करो। चेंजेस करने के बाद में ग्राउंड वाटर का जो प्रदूषण है उसको भी रोकने की बात करो, क्योंकि आप में ग्राउंड वाटर का आपके पास कोई भी लॉ है नहीं। फिर रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी ज़रूरी है। आप सेंसर वगैरह जगह जगह पे लगा सकते हैं जो वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करे। अगर ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन ज़्यादा हो रहा है, केमिकल्स उसमें ज़्यादा मिक्स हो रहे हैं, तो हमें पता तो चले, लोग यहाँ पे उसे सतर्क तो हो जाएं, लोग उस वाटर को अवॉइड तो कर सकें। तो ये सेंसर्स लगाने की ज़रूरत है। या फिर आप उस एरिया में डीफ्लोराइडेशन यूनिट्स लगा सकते हैं कि भाई वो ग्राउंड वाटर है तो उसमें से फ्लोराइड जो है उसको निकाला जा सके, अलग किया जा सके। न्यूट्रिशन प्रोग्राम आप चला सकते हैं जगह जगह पे लोगों को अच्छा पोषण देने के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव करने की ज़रूरत है। आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, या खाद को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए। जो ये नाइट्रेट जैसे हैवी फर्टिलाइजर्स हैं इसको बैन करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर कुछ एरिया के अंदर में नाइट्रेट की जो लिमिट है वो इंक्रीज हो रही है ग्राउंड वाटर में, तब ये समस्या हमारे लिए शुरू होती है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। वाटर लिटरेसी प्रोग्राम आप चला सकते हैं। जितनी भी लोकल बॉडीज़ है, ग्राम पंचायत है, इन सबको साथ में लेकर आने की ज़रूरत है ताकि सब मिलकर यहाँ पर इस ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन से लड़ सकें। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। नाउ चलिए, ये आपने पूरा आर्टिकल समझ लिया है बहुत अच्छे से। अब आते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर में। ये आप लोगों के सामने प्रश्न है, इस प्रश्न को आप सभी लोगों को अटेम्प्ट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ आपने पढ़ी है उसी के आधार पे ये प्रश्न है। और ऐसे ही प्रश्न यूपीएससी पूछता है, बिल्कुल उस लेवल का हाई क्वालिटी मैच करने की कोशिश की गई है। विद रेफरेंस टू ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन इन इंडिया, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन को लेकर आपको यहाँ पर 4 पेयर बनाकर दिए गए हैं। बताना है चारों में से कौन सा पेयर सही है। पहला कहता है नाइट्रेट, दूसरा आर्सेनिक, तीसरा फ्लोराइड और चौथा लेड।
क्या नाइट्रेट की वजह से? ये एक तरफ यहाँ पर उन पोल्यूटेंट्स के नाम है, दूसरी तरफ इनसे क्या हेल्थ इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बताया गया है। तो कितने जोड़े या कितने पेयर करेक्टली मैच हैं ये आपने बताना है। तो क्या नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की प्रॉब्लम होती है, या आर्सेनिक की वजह से लंग कैंसर, स्किन कैंसर होता है, या फ्लोराइड की वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है, या फिर लेड की वजह से न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है बच्चों में? तो बताइए दोस्तों यहाँ पर इन चारों पेयर्स में से कितने नहीं, कौन कौन से पेयर करेक्टली मैच हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 2 एंड 3 ओनली, बी 2 3 एंड 4 ओनली, सी 1 2 एंड 4 ओनली, या फिर डी 1 3 एंड 4 ओनली। फटाफट इसका आंसर लिख दो और इसको यहाँ पर देखते हुए अपने पेयर्स देख लो कितने कितने पेयर सही हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर नीचे करेक्ट ऑप्शन दे दो फटाफट। सभी लोगों को अटेम्प्ट करना है। कल बहुत कम लोग थे जिन्होंने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, परसों बहुत सारे लोगों ने किया, तरसों बहुत सारे लोगों ने किया, कल लोगों की संख्या कम हो गई थी। प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिए। और जो भी लोग यहाँ पर सही तरीके से सभी क्वेश्चन का आंसर, जितने भी इस पूरे वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, सबका जो भी सही आंसर देता है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है हर एक आंसर को कि हाँ ये ऐसा नहीं है, ये इस तरीके से है, ठीक है, ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है, एक्सप्लेन करता है ना, उसको मैं उस वाले कॉमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, तो वो सब देख लेंगे, उस चीज़ को समझ जाएंगे कौन कौन से यहाँ पर आंसर सही हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब आपने इस टॉपिक पे थोड़ा सा टाइम दिया है ना मेरे साथ में मिलकर, क्योंकि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है दूसरे वीडियोस के अंदर में लोग इन सब चीज़ों को स्किप कर देते हैं। स्किप नहीं करना है। ये देखो यूपीएससी का 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 2013 में आखिरी बार पूछा गया ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन को लेकर। ग्राउंड वाटर को लेकर एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, लेकिन वो डिफरेंट है, कंटेमिनेशन को लेकर 2013 में। और आज आर्टिकल लंबा चौड़ा प्रेजेंट है, हर एक माइन्यूट डिटेल्स को मेंशन करता है। तो पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट ईयर वापस से पूछ ले आप लोग इसे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब देखो जो मैंने आपको पढ़ाया है ना उसके आधार पे आप ये 2013 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज अ पोल्यूटेंट्स इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया? इन पांचों में से वो कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जो भारत में अलग अलग जगहों में पीने के पानी में पाया जा रहा है? आर्सेनिक, सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, या फिर यूरेनियम? तो कहोगे आर्सेनिक सर आपने पढ़ाया कि हाँ मिल रहा है पानी में, फ्लोराइड आपने बताया और यूरेनियम भी आपने बताया, आपने फॉर्मल्डिहाइड भी नहीं बताया और सॉर्बिटॉल नहीं बताया। जब नहीं बताया तो नहीं है वो, ठीक है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड भी नहीं है और उसके अलावा जो सॉर्बिटॉल है ये भी नहीं है। बाकी आर्सेनिक, यूरेनियम और फ्लोराइड, ये तीन चीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो हमारे इन ग्राउंड वाटर में मिक्स हो रहा है। दैट मीन्स आज के समय पर मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इसको प्रिपेयर कर लेना बहुत अच्छे से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 1 3 एंड 5 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलें आगे। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। मज़ा आ रहा है अच्छे से? अगला आर्टिकल, और इसमें भी ऐसे ही डिस्कशन रहेगा तो अच्छे से सुनिएगा। लेकिन इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं पीडीएफ्स की मैं बात कर रहा हूँ जो ये पीडीएफ आप लोगों ने देखा है, ठीक है, कि हर एक आर्टिकल मिल जाते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं, हर एक चीज़ आपको देखने को मिलती है। चाहो तो इस पीडीएफ का प्रिंट आउट करवाओ, चाहो तो आप एज इट इज़ रीड कर लो जैसा आपका मन हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पीडीएफ्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलते हैं। ये मिलते कहाँ पर हैं? इसी पेड ग्रुप के अंदर। अपना एक पेड ग्रुप आप कह सकते हैं ज्वाइन करके रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये लाइफ टाइम के लिए है। इस पेड ग्रुप का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसके बेनिफिट्स बहुत सारे होने वाले हैं। ये अमाउंट आपका जो आप इन्वेस्ट करेंगे तुरंत रिकवर हो जाएगा, क्योंकि आज से तो सारे पीडीएफ्स मिलेंगे आपको, पुराने सभी पीडीएफ्स आपके हाथ में आ जाएंगे, तो अमाउंट तुरंत रिकवरेबल है। बाकी नेक्स्ट मंथ से यहाँ पर इस ग्रुप के प्राइसेस भी इंक्रीज होने वाले हैं, क्योंकि हमने लास्ट 3 ईयर से बिल्कुल सेम प्राइस को रखा था। अब इसमें एक चेंज करने की ज़रूरत है, वो नेक्स्ट मंथ में अनाउंसमेंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पर यह है। ये कहाँ पर है? बिल्कुल सेम पेज पर है जो हमने अभी ग्राउंड वाटर वाला आर्टिकल डिस्कस किया है ना, उसी के नीचे एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, ये वाला। इसको भी आसानी से स्किप कर दिया जाएगा बहुत सारे लोगों के थ्रू, बट बिल्कुल मत करना। यहाँ पर हेमोफीलिया के अंदर में, हेमोफीलिया ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय पर। हेमोफीलिया का एक बीमारी है। इस बीमारी में जो दवाइयाँ आ रही हैं उन दवाइयों का खर्चा करोड़ों रुपयों का होता है।
तो इसमें बोला जा रहा है कि उन करोड़ों रुपयों के खर्चे से बचने के लिए हम एक नए प्रकार का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसको नाम दिया गया है गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, या फिर उसको नाम दिया गया है प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट। ये प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट होता क्या है, कितना असरदार है, ये जानना ज़रूरी है। हेमोफीलिया क्या होता है, हेमोफीलिया की वजह से कौन सी समस्याएं होती हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो पूरा न्यूज़ आर्टिकल मैंने लगा दिया है, लेकिन इस आर्टिकल में से जो काम काम की इन्फॉर्मेशन है उसको अपने नोट्स के ज़रिए फटाफट डिस्कस करते हैं। तो हेमोफीलिया क्या है दोस्तों? एक जेनेटिक डिसऑर्डर, ध्यान रखिए, यानी हमारे जीन के अंदर में ही कुछ चेंजेस होते हैं और फैमिली के अंदर में, मान लो फैमिली में किसी मेंबर को था, ठीक है, अब वो ही फैमिली के अंदर में उस मेंबर से दूसरे मेंबर में भी ये जो प्रॉब्लम है वो आगे बढ़ती रहती है। हेमोफीलिया होता क्या है? हेमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन है जब बॉडी के अंदर में खून जमना बंद हो जाए। तो कहोगे खून जमना अच्छी बात थोड़ी है, तो खून जम जाएगा तो फ्लो कैसे होगा? हम तो चाहते हैं बॉडी में खून फ्लो हो, नहीं, वो वाली कंडीशन नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारे बॉडी में कहीं पर चोट लगती है, तो कहीं पे कट लग गया हाथ पे या फिर कह सकते हैं पैर पे, जहाँ पे भी कट लगा तो खून निकलना शुरू होता है। अब उस खून को रोकने के लिए ब्लड में क्लॉटिंग होना ज़रूरी है, यानी खून जम जाएगा तो ऊपर आप देख पाएंगे वो खून आना बंद हो जाता है, कुछ देर बाद खून बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो खून निकला उसके बाद तुरंत जम गया। वो जमता किस वजह से? क्योंकि हमारे बॉडी में एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है, उस फैक्टर का नाम याद रखिए, उसको बोलते हैं फैक्टर 8। फैक्टर 8 बोलते हैं। इसकी वजह से कहीं पर कट लगता है, खून निकलता है, थोड़ी देर बाद जम जाता है। अगर किसी की बॉडी में ये फैक्टर 8 नहीं है तो क्या होगा? तो खून जमेगा ही नहीं। मतलब कहीं पर अगर कट छोटा सा भी लग गया ना, तो वो खून बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा, रुकेगा नहीं किसी हाल में। इस कंडीशन को बोलते हैं हेमोफीलिया ए, याद रखिएगा, हेमोफीलिया ए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, परिणाम क्या है? बहुत डेंजरस परिणाम है। छोटा सा कट भी यहाँ पर एक्सेसिव ब्लीडिंग, बॉडी के सारे खून को बाहर निकाल सकता है। और सिचुएशन तो तब बेकार हो जाती है जब बॉडी में कहीं पर इंटरनल इंजरी हुई है, बाहर इंजरी नहीं हुई है, बॉडी के अंदर कहीं पे ऑर्गन्स में इंजरी हुई है और अंदर ब्लीडिंग हो रही है ना? तो वो नहीं रुकती। जॉइंट्स और जो हमारे मसल्स हैं वो बहुत दर्द करने लगते हैं, जॉइंट डैमेज हो सकते हैं, डिसेबिलिटी का कंडीशन आ सकता है इस हेमोफीलिया ए की वजह से। लास्ट में जो प्रॉब्लम आती है वो है हमारे ब्रेन की। ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, समझ रहे हैं? मतलब एक इंसान को पूरी तरह से डेड भी कर सकता है, ये इतनी भयंकर बीमारी है। तो ये आप लोग देखोगे, इसके थ्रू समझ सकते हैं जो बातें मैंने आपको बताई हैं। ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है। मान लो यहीं पे मतलब कोई भी स्किन है, ऊपर आपको लगा, ये कट लगा तो यहाँ पे खून बाहर आएगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो फैक्टर 8 है ना बॉडी के अंदर में, उस फैक्टर 8 की वजह से ये खून जम जाएगा, क्लॉटिंग हो गई। अब खून बहना, अब अपना शरीर में नॉर्मल खून बहना शुरू हो गया, बाहर निकलेगा ही नहीं। लेकिन हेमोफीलिया वाली कंडीशन में क्या होता है, वो फैक्टर 8 नहीं है। फैक्टर 8 नहीं होने की वजह से ये क्लॉटिंग होती नहीं है, तो खून ऑब्वियस सी बात है, रास्ता मिल रहा है तो बाहर निकलता रहेगा वो, ठीक है। तो ये समस्या बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी समस्या है ये आप लोग खुद भी समझ पा रहे होंगे। अब प्रॉब्लम पता है भारत में क्या है? भारत में प्रॉब्लम है डायग्नोसिस का। हम ये नहीं पता लगा पाते कि आज के समय पर ये व्यक्ति हेमोफीलिया से प्रताड़ित है। पता लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज दुनिया भर में हेमोफीलिया का इफेक्ट देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। आज दुनिया में हर 10,000 व्यक्ति में से एक व्यक्ति हेमोफीलिया का शिकार है। और इंडिया में जो 1.4 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में एक्सपेक्टेड है कि लगभग 1 से लेकर 1.5 लाख केसेस होंगे हेमोफीलिया के, ठीक है। तो कहने का मतलब है ऑफिशियली आप डायग्नोस करोगे तो मतलब ये 1.5 लाख के आसपास केसेस हैं। 1.5 लाख के आसपास केसेस भारत में हेमोफीलिया के हैं, लेकिन अभी तक पकड़े कितने गए हैं, नज़र में कितने आए हैं, यानी जिसके बारे में पता चल चुका है, डायग्नोस कितने किए जा चुके हैं? केवल 29,000। तो जो डायग्नोसिस के बेसिस पे भारत की पावर है वो हेमोफीलिया के केस में जस्ट 20% है। तो कहने का मतलब यह है कि आज हमारे पास में वो फैसिलिटीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम पता लगा सके कि हाँ ये जो व्यक्ति है इसको हेमोफीलिया है। बहुत देर टाइम बाद यहाँ पर फिर पता लग पाता है। तो हमें आज अपने डायग्नोसिस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये डायग्नोसिस के अंदर में इतना डिफरेंस आया कैसे? क्यों? क्योंकि पहली बात तो इस हेमोफीलिया के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। कई बार फैमिलीज़ को नहीं पता होता, लोकल डॉक्टर्स को नहीं पता होता कि हाँ हेमोफीलिया ये इसकी वजह से खून नहीं रुक रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या गैप है, लिमिटेड डायग्नोस्टिक सेंटर्स। आज जितने भी हमारे गांव वाले क्षेत्र हैं, स्मॉल टाउन एरियाज़ हैं, वहाँ पर वो सेंटर्स, बड़े हॉस्पिटल मिलेंगे नहीं जो हेमोफीलिया के बारे में बता सकें। तीसरा सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स। कई बार जो टेस्ट और जितने भी ये ट्रीटमेंट होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो लोग करवाते नहीं, सोचते हैं अभी रुक जाएगा खून।
ये ऐसे ही है, नॉर्मल ही है। फिर उसके बाद सोशल स्टिग्मा आता है सोसाइटी में, जो फैमिलीज़ हैं वो भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कि हाँ ये क्या हो गया, ये कैसी प्रॉब्लम हो गई है ना, कि खून नहीं रुक रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर वो डायग्नोसिस करवाते ही नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता हो जाती है। अब इसी का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है कि अगर समस्या इतनी बड़ी है तो इसका एक बहुत अच्छा समाधान है। समाधान है प्रोपाइलेक्सिस ट्रीटमेंट। इसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जब कोई हेमोफीलिया का शिकार बन जाता है, उसके बॉडी से फैक्टर 8 पूरी तरह से गायब हो चुका है, कहीं पर चोट लग गई है, खून बहुत निकल रहा है, तब उसको करोड़ों रुपये का इंजेक्शन लगता है, तब जाके वो कंडीशन थोड़ा सा स्टेबल हो पाती है। लेकिन अभी क्या है, अभी ये बोल रहे हैं कि ये वाला ट्रीटमेंट ना पहले से ही दिया जा रहा है। भाई इंतज़ार मत करो कि आपको इंजरी होगी, खून निकलेगा तब जाके कोई ट्रीटमेंट लेंगे। पहले से ही अपने आप की बॉडी को प्रिपेयर कर लो। इसी को बोलते हैं प्रोपाइलेक्सिस ट्रीटमेंट, याद रखिएगा। अब ये ट्रीटमेंट क्या है? प्रोफाइलेक्सिस जो होता है इसका मतलब होता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, यानी पहले से ही हमने अपने बॉडी को तैयार कर लिया है। तो जो बॉडी के अंदर में फैक्टर 8 नहीं है ना, क्लॉटिंग फैक्टर 8, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लीडिंग हो जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, तो भाई ये जो मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर है इस पे काम करना ज़रूरी है। तो ये इंतज़ार मत करो कि यहाँ पर ये फैक्टर 8 गायब है। आपको लगातार बॉडी के अंदर में ये क्लॉटिंग फैक्टर जो 8 है इसको इंजेक्ट करना होगा बॉडी में, बाहर से ये फैक्टर डालना होगा। ठीक है, कि जगह कहीं पर अगर कट लग भी जाता है तो ज़्यादा ब्लीडिंग होगी नहीं। तो प्रोपाइलेक्सिस का मतलब क्या होता है? अपने बॉडी को ये सब कुछ होने से पहले ही तैयार कर लेना, प्रिवेंट कर लेना। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो हम लोग कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है, ये प्रोपाइलेक्सिस ट्रीटमेंट दिया कैसे जाता है? एक इंजेक्शन के माध्यम से, इंट्रावेनस इंजेक्शन। ठीक है, तो क्लॉटिंग फैक्टर का एक इंजेक्शन होता है जो 1 सप्ताह में कई बार लगवाया जाता है। लगवा लिया जाएगा तो वो क्लॉटिंग फैक्टर बॉडी में अलग से इंट्रोड्यूस होता रहेगा, बनता रहेगा। तो कुछ समस्या हुई भी तो दोस्तों यहाँ पर उससे हेमोफीलिया वाले कंडीशन में ज़्यादा ब्लड का लॉस नहीं होगा। तो ये तो अभी तक पुराना मेथड था कि एक इंजेक्शन से क्लॉटिंग फैक्टर बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता था। अब एक नया मेथड मार्केट में आ चुका है, वो है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, यानी स्किन के लिए यहाँ पर ये इंजेक्शन है। इसमें हम नॉन फैक्टर थेरेपीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा पेशेंट फ्रेंडली भी यहाँ पर माना जाता है। स्किन के ऊपर में यहाँ पर ये प्रोवाइड दिया जाता है। ठीक है, स्किन के ऊपर में ये इंजेक्शन दिया जाता है। उससे पहले अगर आप लोग देखोगे तो क्या होता था, ये इंट्रावीनस इंजेक्शन देते थे, यानी कि बॉडी के अंदर जैसे कई बार हम ग्लूकोज की बॉटल वगैरह चढ़ाते हैं तो सीधा वो नस में चढ़ाई जाती है ना, तो ये नस में दिया जाता था। अब स्किन के ऊपर देने लगे तो नए मेथड में ज़्यादा जल्दी काम हो जाता है, ये बोला जा रहा है। तो नए नए डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, बट ये क्लॉटिंग फैक्टर अलग से 1 सप्ताह में कई बार बॉडी में लेने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, बॉडी हेमोफीलिया के अंदर, यानी हेमोफीलिया वाली कंडीशन में किसी बड़ी चोट के लिए पहले से तैयार रहेगी। तो ये प्रोपाइलेक्सिस जो है इसको गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं? गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि हेमोफीलिया में कई बार लोगों के जॉइंट्स डैमेज हो जाते हैं, है ना। कई बार ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जॉइंट्स, एल्बो, नीज डैमेज हो जाती हैं, तो इन सब चीज़ों को वो बचा सकता है। एक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बच्चे की, आइडल्ट की, वो बचाया जा सकता है। बच्चा आराम से स्कूल जा सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है, फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। नहीं तो फिर हमें ये डर रहता है कि भाई अगर ये सब कुछ नहीं होता तो चोट ना लग जाए बच्चे को, इसलिए यहाँ पर उसका स्कूल जाना बंद। ठीक है, उसको एक फिजिकल एक्टिविटी में बंद कर दिया जाता है कि यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एडल्ट जो है वर्क कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ज़्यादा मतलब बिना डर के ज़्यादा रह सकते हैं। नहीं तो फिर मन में एक डर रहता है ना कि यार चोट ना लग जाए, चोट ना लग जाए। जिसको हेमोफीलिया होता है, जिसको पता है, डायग्नोस हो चुका है, तो भाई सिंपल सा चीज़ है, ये इंजेक्शन मल्टीपल टाइम्स लेना इन अ वीक, जिसके माध्यम से क्लॉटिंग फैक्टर बॉडी में धीरे धीरे करके मेंटेन रहेगा, तो कोई समस्या नहीं होगी। और स्पेशली दिमाग में वो डर नहीं रहेगा, मन में वो डर नहीं रहेगा कि हाँ भाई अगर हो गया तो क्या होगा। समझ गए? तो अभी आप दुनिया में देखोगे तो हेमोफीलिया को लेकर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन उसी प्रकार के इंप्रूवमेंट आज हमें भारत में भी करने ज़रूरी हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोपाइलेक्सिस की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो ये मोस्टली ऑन डिमांड ट्रीटमेंट है। जब कोई व्यक्ति इसकी डिमांड करता है कि कहीं ऐसा कोई उपाय है तो बताओ। नहीं तो फिर अगर आप दुनिया में देखोगे, डेवलप्ड कंट्रीज़ में 90% पेशेंट जो हेमोफीलिया के हैं वो उसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखोगे नियर नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में अगर ये अर्ली केयर नहीं दिया तो फिर ऑब्वियसली जान जाने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये अर्ली ट्रीटमेंट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डिसेबिलिटी रेट डेवलप्ड कंट्रीज़ में कम है, लेकिन आज हेमोफीलिया की वजह से जो जॉइंट के अंदर में, जॉइंट्स में, हमारे जोड़ों में ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से जॉइंट ज़्यादा डैमेज होते हैं इंडिया में हेमोफीलिया की वजह से। तो इंडिया के अंदर में कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने प्रोपाइलेक्सिस ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिसकी उम्र 10 साल से कम है।
तो बहुत सारे मरीज़, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो आज भी ऑन डिमांड थेरेपी पे बिलीव करते हैं। ऑन डिमांड मतलब जब सब कुछ हो जाता है, वरना तो हम लोग ऐसे ही हैं ना, जब तक कुछ होगा नहीं तब तक हम करते नहीं। चोट लग गई, हेमोफीलिया है, ब्लड नहीं रुक रहा है, तब जाके एक्शन लिया जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। इसलिए बोला जा रहा है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले ही अपने आप को तैयार कर लो। हर एक जो यहाँ पर ये ट्रीटमेंट है शुरुआती तौर पे, इससे जो बच्चे का ड्रॉप आउट है वो तो नहीं होगा। जो बच्चे को आप स्कूल से बाहर निकाल देते थे, स्कूल अब नहीं जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ऐसी कंडीशन नहीं आएगी। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि सर इसके इम्प्रूवमेंट करने के लिए पहली बात तो हमें अपने देश में डायग्नोस्टिक सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, रूरल एरियाज़ में, ताकि लोगों की स्क्रीनिंग की जा सके, बताया जा सके कि हाँ भैया आपके फैमिली में इसको हेमोफीलिया है। हेमोफीलिया जो है ये बीमारी, इसको आयुष्मान भारत के अंदर में कवर करना ज़रूरी है। इसमें फ्री सब्सिडाइज क्लॉटिंग फैक्टर जो है ये देना ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्लॉटिंग फैक्टर वाले इंजेक्शंस जो भी हैं ये देना ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है। प्राइमरी हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं उनको ट्रेन करना ज़रूरी है। पब्लिक में एजुकेशन के थ्रू यहाँ पर ये कैंपेन चलाने ज़रूरी है कि भाई यहाँ पर ये जो हेमोफीलिया है इसका एक अर्ली केयर है, परेशान ना होएं। लेकिन इसके लिए ये केयर फटाफट लेकर चलें, या फिर ये इंजेक्शन लगते हैं मल्टीपल टाइम्स इन अ वीक, तो इसको लेकर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी हम अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा आप कह सकते हैं कि प्रमोट कर सकते हैं। जीन थेरेपी के ऊपर में रिसर्च कर सकते हैं कि कुछ नई प्रकार की ऐसी दवा आ जाए जिसमें बार बार इतने सारे इंजेक्शन लेने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि नए नए इनोवेशंस होंगे तो उससे यहाँ पर अल्टीमेटली कुछ कुछ सोल्यूशंस हमको मिलेंगे जो बहुत सारी दवाइयों के, बहुत सारी बीमारियों के सोल्यूशन हमको पहले भी मिले हैं। तो वो इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया, तो इस पर रिसर्च करने की भी आवश्यकता है। नाउ फाइनली यहाँ पे हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी आर्टिकल के आधार पे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आराम से यहाँ पर आप इसका आंसर दे पाएंगे। प्रश्न क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हेमोफीलिया एंड इट्स मैनेजमेंट। हेमोफीलिया और उसके मैनेजमेंट को लेकर आपके पास में दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है हेमोफीलिया ए जो है ये होता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9। क्लॉटिंग फैक्टर 9 हमारे बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये हेमोफीलिया ए नाम की प्रॉब्लम होती है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है प्रोफाइलेटिक जो प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट है, ये जो ट्रीटमेंट है ये लंबे समय का जो बर्डन होता है हेल्थ केयर सिस्टम पे, वो बर्डन को ये रिड्यूस कर सकता है, बर्डन को कम कर सकता है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दो। नीचे कॉमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों को पार्टिसिपेट करना है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि ये जो इंडियन इकॉनमी है उसको लेकर आर्टिकल पब्लिश हुआ है। क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि इज इंडियन इकॉनमी परफेक्टली बैलेंस। ये आर्टिकल बहुत लंबा चौड़ा है। क्या आज भारत की इकॉनमी परफेक्टली बैलेंस है या नहीं है। रिपोर्ट कुछ और बताती है, मैक्रो लेवल पर कुछ और है, माइक्रो लेवल पर कुछ और है। इंडिया में जो गोल्डीलॉक इकॉनमी है ये क्या होता है ये भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ये टॉपिक या फिर ये आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर में प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है। नाउ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पेज नंबर 10 है आज के न्यूज़पेपर का। एक आर्टिकल हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अक्सर लोग इसको स्किप कर देंगे, याद रखना, लेकिन आपको सिलेबस पता है, सब कुछ पता है, तो आप उसके हिसाब से पढ़ कर जाएंगे। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर उसके बाद एक आर्टिकल ये है, ये भी बहुत काम का है। इज द इंडियन इकॉनमी परफेक्टली बैलेंस, यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, ये बात करते हैं ये इंडिया की जो ये गोल्डीलॉक इकॉनमी है, गोल्डीलॉक इकॉनमी क्या होती है। भारत में जो इन्फ्लेशन रेट है वो क्या दर्शाता है, सैलरी वर्सेस रियल वेज ग्रोथ क्या है, गिनी कोएफिशिएंट टैक्सेबल इनकम्स पे किस तरीके से है आज, फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट्स में क्या चेंजेस आए। बहुत शानदार टॉपिक है इकोनॉमी के पर्पस से। प्लीज़ जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। चाहो तो अपने नोट्स वगैरह जनरेट कर लेना, ठीक है, सेपरेटली, और नहीं करना चाहो तो पीडीएफ है आपके पास में, इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं। नाउ शुरू करते हैं इस आर्टिकल को। आर्टिकल मैंने ऊपर लगा दिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले गोल्डीलॉक इकॉनमी के बारे में। सर ये गोल्डीलॉक इकॉनमी ये टर्म है क्या, ये जानिए। सबसे पहले प्रश्न बन सकता है, गोल्डीलॉक इकॉनमी जो है एक ऐसी कंडीशन होती है जो ना ही ज़्यादा कह सकते हैं हॉट है, ना ही ज़्यादा कोल्ड है। कहने का मतलब यह है एक मीडियम सिचुएशन। इकॉनमी ना ही ज़्यादा बुरे हालात में है और इकॉनमी ना ही बहुत ज़्यादा अच्छे हालात में है। तो एक जो मॉडरेट मीडियम जो सिचुएशन होती है उसी को हम लोग गोल्डीलॉक इकॉनमी कहते हैं। यानी जीडीपी ग्रोथ ना ही बहुत ज़्यादा है लेकिन ना ही बहुत कम है, मॉडरेट मीडियम लेवल पर है। जो महंगाई है वो लो और स्टेबल है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं है, हल्की सी कम है, थोड़ा स्थिर है, समझ गए। फिर तीसरा होता है सपोर्टिव मॉनिटरी एंड फिस्कल कंडीशंस।
तो देश में जब ये सब स्थिति बनती है, बैलेंस लेवल पर चलता है, तो उसको गोल्डीलॉक इकोनॉमी कहते हैं। ये कंडीशन बिजनेस के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, या मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें जो बिजनेस वगैरह है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि ना ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ है ना ही बहुत कम ग्रोथ है। तो गोल्डीलॉक इकोनॉमी का सिचुएशन आप समझ गए होंगे। ज़्यादा हॉट नहीं यानी ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं, ज़्यादा कोल्ड नहीं यानी ज़्यादा देश की इकोनॉमी में गिरावट नहीं, जस्ट बैलेंस करके सिचुएशन चलती है, विच इज़ अ गोल्डीलॉक इकोनॉमी। अब क्वेश्चन यहां पर हमारे सामने आता है, व्हाई इज इंडिया बीइंग कॉल्ड अ गोल्डीलॉक इकोनॉमी रिसेंटली? क्योंकि भारत को, क्योंकि ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी एडिटोरियल पब्लिश हुआ था, मैंने खुद अपना जो ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर, उसमें मैंने बोला भी था कि ये गोल्डीलॉक इकोनॉमी जो ये टर्म है, इसको 2026 के प्रीलिम्स के लिए अलग से प्रिपेयर कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब प्रश्न यह है कि इंडिया को रिसेंटली गोल्डीलॉक इकोनॉमी क्यों कहा गया है और क्यों नहीं कहना चाहिए, वो भी राइटर ने बोला है। तो पहली बात तो ये समझो कि भारत को गोल्डीलॉक इकोनॉमी क्यों कहा जा रहा है। रीजन नंबर 1, क्योंकि इंडिया में आज जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा है। 2023-24 में देखोगे तो 7.6% के आसपास हमारी टोटल इकोनॉमी ग्रोथ देखने को मिली है। इंडिया $3.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और आने वाले समय पर भी हमारा जो ये ग्रोथ है वो एक स्ट्रांगली मेंटेन होने वाला है, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, तो गोल्डीलॉक इसलिए बोला जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ बाकी सब कंट्रीज के कंपैरिजन में ज़्यादा है। दूसरा, अगर आप लोग देख पाओगे, इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल चल रहा है। जो सीपीआई वगैरह है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो मई में 4.8% गया। ठीक है, और अभी मई 2025 में 2.8% तक आया। आरबीआई ने इन्फ्लेशन टारगेट मेंटेन कर रखा है, तो इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो मेंटेनेंस लेवल पर चल रही है। महंगाई ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम, समझ गए? तो इसलिए बोला जा रहा है। तीसरा, यहाँ पर स्टेबल इंटरेस्ट रेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है हमें कोई भी रेट, जैसे रेपो रेट वगैरह होता है ना महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, हमें ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एग्रेसिवली, जैसे दुनिया में दूसरे देश कर रहे हैं। तो आरबीआई ये कहता है। तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भारत में अभी के समय पर स्टेबल हैं, स्थिर हैं बिल्कुल, इसलिए इकोनॉमी में ज़्यादा हलचल नहीं है। फिर बात आती है पॉजिटिव बिजनेस इंडिकेटर्स। जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं, जो हमारे अलग अलग बिजनेस की अर्निंग्स हैं, वो स्थिर हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं अपने जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है उसको मेंटेन कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है देश के अंदर में। तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मीडियम लेवल पर, बैलेंस लेवल पर, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम। इसलिए यहाँ पर इंडिया को रिसेंटली गोल्डीलॉक इकोनॉमी के नाम से जाना गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो बैलेंस ऊपर राइटर ने शेयर किया है कि जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, बिजनेस इंडिकेटर्स, क्या ये सब चीज़ें रियल हैं या नहीं है? तो राइटर कहते हैं आइए जरा रियलिटी को समझते हैं, इंडिया में क्या है। ये तो ऊपर ऊपर के नंबर्स देख लिए हमने कि जीडीपी ग्रोथ ऐसे है, इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। ये हमने मोटे मोटे नंबर्स देख लिए, यानी मैक्रो के आधार पे, बड़े स्तर पे देख लिए। लेकिन आप गहराई से जाओगे, थोड़ा और डीपर देखोगे हमारे इकोनॉमी को, तो आपको पता चलेगा कि अभी भी डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप कह सकते हो कि जो इकोनॉमी है, मतलब ये जो हेडिंग दी गई है ना, राइटर कहते हैं ये जो हेडिंग आपको देखने को मिलेगी कि इज इंडियन इकोनॉमी परफेक्टली बैलेंस्ड आज के समय पर, तो इसका उत्तर है नहीं। अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो कहोगे आज के समय पर तो भारत की इकोनॉमी परफेक्टली बैलेंस चल रही है, सब कुछ लेवल में चल रहा है, गोल्डीलॉक इकोनॉमी, गोल्डीलॉक जोन। लेकिन ये जो बैलेंस है ये रियल नहीं है, राइटर कहते हैं। राइटर कहते हैं ठीक है, यहाँ पर ये तो बोला गया है कि भारत में इन्फ्लेशन, जो ये महंगाई है, वो पिछले कुछ समय के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस बार कम है। लेकिन अगर आप थोड़ा और डीपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा, फूड प्राइसेस को देखिए। जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है वो बड़ा है। भले ही आपका ओवरऑल जो सीपीआई होता है, ओवरऑल जो महंगाई है वो भले ही यहाँ पर कम हुई हो, लेकिन जो फूड के दाम है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, इसकी महंगाई बड़ी है। और भारत में ये कहते हैं मिडिल इनकम कंट्री हम हैं आज के समय पर। जो आज के समय पर लोग हैं वो ज़्यादातर उनकी नौकरी ऐसे ही है, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, रोज़ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो उनके लिए फूड ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और फूड में ही इन्फ्लेशन है। भले ही बाकी सब चीज़ों में महंगाई कम हुई हो, लेकिन खाने पीने की चीज़ों में ही महंगाई ज़्यादा है। यही तो रियल पेन है, असली दर्द यही है, ये कहते हैं, स्पेशली लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए। तो ये इकॉनमी बैलेंस कैसे हुई, ये उन्होंने मेंशन किया। दूसरी बात, राइटर कहते हैं कि जो रियल वेजेस हैं, अगर आप जब बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी हो चुकी है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो रियल वेजेस जो हैं वो आज भी स्थिर हैं। तो कहोगे हाँ, देखो आर्टिकल में लिखा गया है कि पहले के कंपैरिजन में लोगों की जो वेजेस हैं, मजदूरी हैं, सैलरीज है, वो इंक्रीज हुई हैं। लेकिन सैलरीज दो टाइप से देखी जाती हैं ना, एक होता है नॉमिनल वेज, दूसरा होता है रियल वेज। तो जो नॉमिनल वेज है वो रियल वेज के बराबर नहीं है। नॉमिनल की बात करते हैं भले ही, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप देख पाओगे, अगर आपकी सैलरी बड़ी है, नॉमिनल
जितना भी रोजगार है या जो नॉमिनल मजदूरी अगर वो बढ़ रही है, नॉमिनल मजदूरी 9.2% से बढ़ी है, तो दूसरी साइड ये देखो कि जैसे जैसे आपकी सैलरी या वेजेस इंक्रीज हुए हैं, तो वेजेस इंक्रीज होने के साथ साथ इन्फ्लेशन भी तो इंक्रीज हुआ है ना, महंगाई भी तो इंक्रीज हुई है ना, उस महंगाई को एडजस्ट कर लो। अगर आप ये 9.2% की आप कह रहे हैं मजदूरी बढ़ी है पहले के कंपैरिजन में, तो आप जो महंगाई भी जिस गति से बढ़ी है उसको थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करो। तो एडजस्ट करोगे तो जो रियल वेज बढ़ी है ना, रियलिटी के अंदर में जो यहाँ पर वेजेस इंक्रीज हुई है वो केवल 2.5% है, 2.5% ये कहते हैं। और ये जो महंगाई है इसमें ही सारी सैलरी चली जाती है। लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, है ना, अब वो बचा नहीं पाते, कुछ सेव नहीं कर पाते, इनके पास में कम पैसा होता है, वो कहाँ पे खर्च करें, खर्च करते हैं फूड के ऊपर में, फूड ऑलरेडी महंगा है। तो राइटर कह रहे हैं कि ये सिचुएशन आ गई है। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये कहते हैं कि आज भारत में इनकम इनइक्वालिटी पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। इनकम इनइक्वालिटी को, यानी कि भारत के अंदर जो लोगों की आय है, किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है, किसी की इनकम बहुत कम है, इसको बोलते हैं आय असमानता। ये इंडिया में इंक्रीज हो रहा है। और इसको हम मेजर कैसे करते हैं, मापते कैसे हैं, एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं गिनी कोएफिशिएंट। तो गिनी कोएफिशिएंट पहले के कंपैरिजन में इंप्रूव हुआ है, यह बताया गया कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी कम हुई है, यानी लोगों की इनकम थोड़ी थोड़ी बराबर हो रही हैं। राइटर कहते हैं इनकम बराबर हो रही हैं, केवल टैक्सेबल इनकम्स ही बराबर हो रही हैं, यानी जो बिलियनियर हैं जिनके पास में हजारों करोड़ रुपया है ना, उनकी इनकम तो बड़ी है, लेकिन जो रियल वेजेस हैं, रियल वेजेस तो 2.5% ही इंक्रीज हुआ है ना, रियल वेजेस जो अभी हमने समझा था। तो जो इनकम बड़ी है वो इंडिया में वो के शेप में इंक्रीज हुई है, के शेप में। के शेप मतलब क्या होता है, एक ऐसे और एक ऐसे। के शेप मतलब होता है जो अमीर हैं, अपर इनकम वाले ग्रुप्स हैं, उन्हीं की इनकम बड़ी है बस। जो लोअर सेगमेंट्स वाले हैं, जो मजदूरी कर रहे थे, इनफॉर्मल सेक्टर वाले हैं, उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, जैसे कोविड के समय पर भी भारत में जो रिकवरी देखने को मिली थी वो के शेप रिकवरी है। तो के शेप इकोनॉमी कौन सी होती है, देखो एक और टर्म पढ़ के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। के शेप में क्या होता है, एक तबका जो है वो ग्रो कर रहा होता है और एक तबका यहाँ पर डिक्लाइन में जा रहा होता है। ग्रो कौन कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, अपर क्लासेस वाले, अपर बिजनेसमैन लोग। लेकिन जो मिडिल क्लास में लोग प्रेजेंट है, लो पेड वर्कर्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे बिजनेस हैं, वो यहाँ पर डिक्लाइन में जा रहे होता है, उनको ज़्यादा कोई फायदा हो नहीं रहा होता, क्योंकि रियल ग्रोथ उनकी नहीं हो रही है, रियल ग्रोथ ऊपर वालों की हो रही है, लार्ज बिजनेस की हो रही है। ठीक है, वो यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इसको बोलते हैं के शेप रिकवरी, वही चीज़ इंडिया में देखने को मिल रही है। फिर राइटर यहाँ पर कहते हैं दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़ है फिस्कल कंस्ट्रेंट एंड पब्लिक स्पेंडिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। भारत में फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, लोग कमा कम रहे हैं, खर्चा ज़्यादा हो रहा है ना। और फिर उसके बाद में आप देख पाओगे सरकार की कमाई कम हो रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। और अभी इस समय पर टैरिफ वगैरह का भी जो इशू है इकोनॉमी को, वो देखना पड़ रहा है। दूसरी प्रॉब्लम जो आज गवर्नमेंट फेस कर रही है वो है हाई डेट टू जीडीपी रेशियो। हमारी इकोनॉमी के कंपैरिजन में आज हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा भी है। तो ये जो जीडीपी के आधार पे हमारा टारगेट था, ये था मतलब जो डेट टू जीडीपी रेशियो होता है ना, जितनी इकोनॉमी उसके हिसाब से हमारे ऊपर कितना कर्जा है, तो ये 60% का टारगेट था। लेकिन आज इस 60% को क्रॉस करके हम 81% पर हैं, 81% पे। तो मतलब आज जीडीपी के कंपैरिजन में हमारे पास में कर्जा बहुत ज़्यादा है। कर्जा ज़्यादा है तो बोरिंग्स कर रखी हैं अलग अलग जगह से। तो पैसा ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वो पैसा एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सके। इसके लिए सरकार फिर टैक्स को बढ़ाती है या सब्सिडीज़ को कट करती है। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो जाना, लोगों को यहाँ पर अपनी स्कीम्स के फ़ायदे कम मिलना, या फिर अगेन वही असमानताएं शुरू हो जाती हैं, टैक्सेस वगैरह इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो अमीर तबका है उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा फर्क किसको पड़ेगा, जो मिडिल क्लास में है या लोअर क्लास में। लोअर क्लास वाले को भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, टैक्स क्या देना है, मिडिल क्लास वाले को ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यार इन सब चीज़ों के हिसाब से इंडियन इकॉनमी परफेक्टली बैलेंस है। तो ये जितने भी ऊपर इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए हैं उसके आधार पर राइटर कहते हैं नो, ये मैक्रो इंडिकेटर्स भले ही आपको बैलेंस दिखाएं, जीडीपी वगैरह जो भी आपको दिखाई जाए ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी दिखाई जाए ठीक है, बट यहाँ पर एक डीप इम्बैलेंस भी है। डीप इम्बैलेंस यह है कि फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीज़ों पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो गरीब के लिए मेन चीज़ है वो इसके दाम ज़्यादा हैं। फिर रियल वेजेस जो हैं, रियलिटी में जो वेजेस इंक्रीज़ हुई हैं वो यहाँ पर ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है, वो स्थिर हैं जैसे पहले थी। ठीक है, अगर हम उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेते हैं तो मैंने अभी आपको बताया नॉमिनल और रियल वाला केस। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी आज इंडिया में आज भी है, कुछ लोगों के पास में पैसा बहुत है, कुछ के पास में पैसा बहुत कम है। अब गवर्नमेंट के पास ही पैसा कम है, गवर्नमेंट के पास में अगर कर्जा ज़्यादा रहेगा तो एन सिंपल सी बात है, वेलफेयर स्पेंडिंग कम होगी, पब्लिक के ऊपर में जो खर्चा है वो भी ऑब्वियसली कम होगा, एजुकेशन पे खर्चा कम होगा, तो वो भी एक सिनारियो डेवलप होता है।
एट द लास्ट भारत के अंदर में जो रिकवरी है वो के शेप रिकवरी होती है, एंड के शेप रिकवरी आज के समय पर देखने को मिल रही है। और के शेप रिकवरी कौन सी होती है? यानी रिच गेटिंग रिचर, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब आज भी पीछे है। समझ गए? चलिए आगे आता है। अब इन सब चीज़ों के आधार पे ये रहा आपके सामने एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके सामने चारों स्टेटमेंट्स हैं, बताना है चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले पढ़ लो इस क्वेश्चन को, यहीं पर ही अपने दिमाग में सेट कर लेना, सर ये स्टेटमेंट सही है, फिर ऑप्शन दिखाऊंगा, फटाफट बता देना इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो प्रीलिम्स क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पर गोल्डी लॉक इकोनॉमी को लेकर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है गोल्डी लॉक इकोनॉमी रेफर करता है टू अ सिचुएशन ऑफ हाई ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जो गोल्डी लॉक इकोनॉमी है इसका मतलब उस देश में इकोनॉमी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और मॉनेटरी पॉलिसी बहुत बड़े लेवल पर वर्क कर रही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है भारत के अंदर जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है ये अक्सर यहाँ पे यानी फूड प्राइस इंडेक्स है, ये अक्सर ज़्यादा रहता है नॉर्मल इन्फ्लेशन से। पिछले कुछ समय पर तो अक्सर ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से लो इनकम जो पीपल हैं उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है जो रियल वेज ग्रोथ है ये रियल वेज ग्रोथ रेफर करती है टू द इंक्रीज इन इनकम। यानी रियल वेज ग्रोथ भी यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि रियल वेजेस में जो हमारी वेजेस हैं, जो मजदूरी है वो बढ़ तो रही है, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है। तो रियल वेज भारत के अंदर आप देख पाओगे तो कंसिस्टेंटली इंडिया के अंदर में 2020 के बाद दुगनी तेजी से बढ़ता चले जा रहा है रियल वेज, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। डबल डिजिट में यहाँ पर ये ग्रोथ हो रही है रियल वेजेस की। तो क्या ये रियलिटी है? बताइए क्या इसमें ये स्टेटमेंट सही है गलत है? फोर्थ स्टेटमेंट कहता है हाई फिस्कल डेफिसिट, यानी कि अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है, गवर्नमेंट की कमाई कम है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, पब्लिक डेट लेवल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कर्जा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इससे क्या होता है बहुत सारे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो हट जाते हैं। इससे गवर्नमेंट के पास में पैसा कम होता है, इसलिए वो कल्याण के लिए, वेलफेयर स्पेंडिंग के लिए कम पैसा खर्च कर पाते हैं, स्कीम्स के लिए कम पैसा खर्च कर पाते हैं। तो बताइए चारों में से कौन सा एग्जैक्ट स्टेटमेंट सही है? नीचे आपके ये पर्टिकुलर ऑप्शंस प्रेजेंट हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 2 and 4 ओनली, या फिर डी 2, 3 and 4 ओनली। फटाफट इसका आंसर लिख दो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आराम से इसका जवाब दे पाओगे। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। ना अगला आर्टिकल आज के हमारे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर में प्रेजेंट है, इसको आप लोग देख पाओगे। ये किस चीज़ के बारे में बात करता है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, कुछ न्यूज़ इन नंबर्स भी रिलीज़ होता है हर रोज़ हमारे द हिंदू के अंदर में। तो इसमें नंबर्स में कुछ डेटा आता है और ये डेटा कुछ कुछ होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये वाला आर्टिकल हमारे लिए आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बोला जा रहा है 11.31 करोड़ रुपीज़ रिलीज़ कर दिए गए हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को यहाँ पर मतलब नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के साइड से ये अमाउंट दिया गया है, रिलीज़ किया गया है। ये पैसा कहाँ पे खर्चा जाएगा? हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए खर्चा जाएगा। तो नॉर्थ ईस्टर्न विकास के लिए ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल पैसा खर्च कर रहा है। तो ये काउंसिल है क्या? ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या क्या चीज़ें मेंटेन करता है, ये हमारे सामने बेसिक सी बातें हैं जिसको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए एक एक करके मैं आपको ये समझाता हूँ। ये मैंने आपका न्यूज़ आर्टिकल लगा दिया है, बट द आर्टिकल इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका बेसिक डेटा, बेसिक फैक्ट। ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल क्या है, कैसे वर्क करता है। जब मैं बात करता हूँ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की, तो हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, यानी भारत का ये वाला हिस्सा। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में आज भारत के टोटल 8 राज्य आते हैं, जिसमें 7 सिस्टर और 1 ब्रदर की तरह हम लोग यहाँ पर ये सभी स्टेट्स को देखते हैं। ठीक है, 7 सिस्टर्स कौन कौन सी हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, उसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये 7 सिस्टर्स। 1 ब्रदर कहाँ पर है सर? सिक्किम को भी हम अपने नॉर्थ ईस्ट में ही काउंट करते हैं, ये आप लोगों ने पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब स्टेट्स के लिए हम लोगों ने, आपको पता होगा ये तो हो गया नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन। अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के विकास का ध्यान रखने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बना लिया गया। बाकी भारत के हिस्से के विकास को ध्यान रखने के लिए हमने जोनल काउंसिल्स बनाए हैं, याद आ रहा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है। बताओ आज भारत में कितने जोनल काउंसिल हैं और कौन कौन से जोनल काउंसिल हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिसेंटली जोनल काउंसिल चर्चाओं में थे, मैंने बहुत विस्तार से पढ़ा रखा है आपको।
ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की हम बात कर रहे हैं तो ये एक स्टैचुअरी एडवाइजरी बॉडी है। दो प्रकार की बॉडीज़ होती हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है और एक स्टैचुअरी बॉडी होती है। स्टैचुअरी बॉडी जिसको एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी कानून के ज़रिए लेकर आया गया है, इस बॉडी को बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संविधान में कहीं पर बदलाव करके संविधानिक बॉडी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सीधा इसका जिक्र संविधान में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक स्टैचुअरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसका मेन काम है एडवाइस देने का, तो एक एडवाइजरी बॉडी भी है। 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को बनाया गया था एक एक्ट के माध्यम से, इसलिए तो उसको स्टैचुअरी बॉडी कहते हैं। वो एक्ट कौन सा था? वो था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। तो इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का मेन पर्पस है प्लान एंड प्रमोट करना इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स को। भारत में जितने भी इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उन डेवलपमेंट्स को आगे बढ़ाना, प्लान करना, प्रमोट करना, ये सारा काम नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का होता है। तो सर हमने नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को आखिरकार क्यों बनाया था? व्हाट वाज द रीज़न? तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के ये 8 राज्य हैं, वहाँ पे कुछ समस्याएं हैं। आज भी वो समस्या को फेस कर रहे हैं। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर आज भी हम नहीं दे पाए हैं, ठीक है। और वहाँ का जो टेरेन, जो एरिया है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है, माउंटेनियस रीजन है, ठीक है। कई बार इंडियन इकॉनमी से बिल्कुल अलग वो रीजन चले जाता है। वहाँ पे डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाया, आज भी नहीं हो पाया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को प्लान करना, इन सब चीज़ों को बढ़ाना, हमारे बाकी सारे मतलब ये जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, देश के साथ में कोऑर्डिनेशन बढ़ा पाए, इसलिए हमने नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को बनाया है। अब नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के हिस्सा कौन कौन से राज्य हैं, मैंने आपको बताया। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के 8 राज्य नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का हिस्सा है। सिक्किम को साल 2002 में ऐड किया गया था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको लिखना है आप सभी लोगों को, कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का कॉम्पोजिशन क्या होता है। कॉम्पोजिशन बोले तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन होता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में, बताओ। देखो 2002 के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया था, इस एक्ट के अंदर में बदलाव किया गया था, उसके बाद से इस काउंसिल में कुछ मेंबर्स आते हैं। कौन कौन से मेंबर आते हैं? तो इस काउंसिल में आप सबसे पहले देखोगे एक होता है चेयरमैन, जो इस पूरे काउंसिल को मैनेज कर रहा होता है, गाइड कर रहा होता है। उस चेयरमैन को खुद जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करते हैं। दूसरी बात, क्योंकि ये 8 हमारे राज्य आ गए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, तो इन 8 के 8 राज्यों के गवर्नर एंड दी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ये राज्य हैं तो यहाँ पे गवर्नर भी है, राज्यपाल भी है और मुख्यमंत्री भी हैं, तो चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स दोनों यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो हमारे गवर्नर्स ऑफ दी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ये भी इसमें आते हैं। चीफ मिनिस्टर हमारे इन 8 के 8 राज्यों के, ठीक है। तो चेयरमैन, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स हो गए। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं इसमें 3 और अलग से मेंबर्स, 3 और सदस्य जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। एंड ये जो मेंबर्स होते हैं ये एक्सपर्ट्स और होते हैं या पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो मेन पॉलिसी के ऊपर में अपनी राय वगैरह देते हैं। तो इसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी होते हैं, ये सभी लोग होते हैं। तो एक तो हो गया चेयरमैन, 8 हो गए गवर्नर, 8 हो गए इन 8 राज्यों के चीफ मिनिस्टर, बाकी एक्स्ट्रा यहाँ पर 3 मेंबर्स विच आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल? तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का मेन उद्देश्य आप समझ गए, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट करना, इंटर स्टेट कोऑपरेशन को बढ़ाना इन सभी राज्यों के बीच में, डेवलपमेंट्स को प्रमोट करना, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, पावर, हेल्थ, एजुकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं डेवलपमेंट्स पे काम करना। केंद्र सरकार को यहाँ पे कई बार एडवाइस करना कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इस चीज़ की आवश्यकता है, इस पे काम करना चाहिए। ये सारा का सारा काम नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का होता है, यही इसके मेन फंक्शंस हैं, कार्य हैं, बस इतना याद रखिए। तो क्या आज तक कुछ काम किया है? बहुत सारे काम किए हैं। आज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेल लिंक्स, नेटवर्क्स, ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस ओपन हो रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। ये सारा का सारा कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे, ये योगदान नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की साइड से ही दिया गया है। हालांकि ये काउंसिल ने कुछ समस्याएं भी पिछले कुछ समय पर फेस की हैं। समस्याएं कैसी समस्याएं? ये बेसिकली एक प्रकार की चुनौतियां हैं, जैसे रिसोर्स की इनके पास में कई बार कमी होती है, या प्रोजेक्ट को कई बार बहुत डिले से लागू किया जाता है, या कई बार राज्यों के बीच में एक मेल मिलाप यानी कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। तो ये कुछ समस्याएं भी कई बार हो जाती हैं,
ठीक है, ये छोटी सी समरी याद रखेगा रिगार्डिंग दिस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कि इसको बनाया गया था नॉर्थ ईस्टर्न एक्ट 1971 के तहत। ये स्टैचुअरी बॉडी है, इसमें यहाँ पर 8 स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग सिक्किम। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात, ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस चीज़ को लिख लेना कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये मंत्रालय अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको 2001 में बनाया गया। तो ये जो मंत्रालय है ये मेन एग्जीक्यूटिव आर्म है, ये मेन मंत्रालय है जिसके अंडर में ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल फंक्शन करता है, काम करता है। समझ गए? क्लियर हो गया? छोटी समरी भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर इस आर्टिकल के आधार पर दे दी है। नाउ लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चन। यहाँ पर आपके सामने एक प्रीलिम्स का प्रश्न है, प्लीज़ इसको अटेम्प्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही शानदार, अच्छा जो भी कह लो, बढ़िया सा प्रश्न है ये। क्वेश्चन क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के रेफरेंस में आपके सामने यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स है, बताना है चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा स्टेटमेंट कहता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर में हमारे गवर्नर होते हैं एंड चीफ मिनिस्टर होते हैं इन 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के, मतलब इसमें होते हैं ये शामिल, ये भी होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक्ट एज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का एक इंपॉर्टेंट मंत्रालय है ये। फिर कहता है सिक्किम यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का मेंबर नहीं है। तो बताइए चारों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1, 3 and 4 ओनली, या फिर डी 2, 3 and 4 ओनली। फटाफट इसका आंसर लिख दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। सभी लोगों को आंसर्स लिखने हैं, एक्सप्लेन करने हैं, जिसका पूरा सेक्शन बहुत अच्छा होगा मैं उसके कॉमेंट को पिन कर दूंगा। चलो फिर आंसर बताते रहना। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूँ आपका। ये प्रीलिम्स का 2024 का क्वेश्चन है। बिल्कुल पिछले साल ही आपका नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को लेकर प्रश्न यूपीएससी ने पूछ लिया है। ये पिछले साल का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद समझ गए होंगे। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को हमने एस्टेब्लिश किया है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के माध्यम से। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये कहता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर में कौन कौन होता है, मेंबर्स कौन कौन होते हैं। पहला, गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, यानी इन राज्यों के गवर्नर होते हैं। जी बिल्कुल, आपने पढ़ा, सही बात है। दूसरा, चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, यानी इन राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, ये भी आपने बिल्कुल सही पढ़ा, ये भी पढ़ा है तो ये भी करेक्ट है। तीसरा, 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है यार, है ना भाई। एक तो चेयरमैन होता है, हमने पढ़ा था। 8 गवर्नर, 8 यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, और एक होता है 3 होते हैं अलग से मेंबर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। बाकी चौथा कहता है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। होम मिनिस्टर का यहाँ पे रोल नहीं है, गृह मंत्रालय का यहाँ पर रोल नहीं है। तो होम मिनिस्ट्री यहाँ पर ध्यान रखना नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का हिस्सा नहीं है। दैट मीन्स 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 कहाँ पर है? पहला ऑप्शन नंबर ए 1, 2 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं पैटर्न वही है, सिमिलर पैटर्न। इसी पैटर्न के आधार पर आप लोगों के क्वेश्चन रेडी हुए हैं, इसलिए कह रहा हूँ सॉल्व कर लेना। ये ऐसा एनालिसिस नहीं मिलने वाला, ठीक है, सच कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल अल्टीमेटली उन सब चीज़ों के आधार पे है। नोट्स हैं, आपके आर्टिकल हैं, सब कुछ एक ही जगह पर इंक्लूडेड है। तो सर क्या सेशन खत्म? बिल्कुल समाप्त। आज फ्राइडे है, आर्टिकल कम होते हैं, एडिटोरियल कम होता है। एडिटोरियल था भी नहीं कुछ काम का, एडिटोरियल से ज़्यादा काम का ये वाला एडिटोरियल था जो अभी हमने डिस्कस किया इकोनॉमी के पर्पज़ से। खत्म सेशन। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। पेड ग्रुप को ज्वाइन करना है, वो सारे पीडीएफ्स आपने लेने हैं, तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, इसको देख लीजिएगा। बाय बाय।